हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। गाइस, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं करंट अफेयर्स का कोर्स लेके हाजिर हूँ। और गाइस, आप लोगों को बता दूं मैं कि जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनको वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएंगे कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे। कैसी लगी वीडियो, कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा है आपको, आप कमेंट करेंगे जरूर। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा विजन सक्सेस को शेयर करेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर आप विजन सक्सेस के चैनल पे आए हैं और विजन सक्सेस की फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो तभी आपके पास आएंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए गाइज। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं उसको मानते हुए आप लोग वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पूर्व अधिनियम का संवर्धन। ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पुश टू एक्ट ईस्ट। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या जानकारी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के लिए निधि आवंटित की है। ठीक है। 1360 किलोमीटर लंबा भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार थाईलैंड से संबंधित एक पहल है। ठीक है। तो ये जो राजमार्ग होगा, ठीक है, ये भारत म्यांमार और थाईलैंड इन तीनों देशों में ये विस्तृत होगा और इसकी लंबाई जो होगी 1360 किलोमीटर की होगी। ओके। नेक्स्ट आपका है भारत म्यांमार में इस त्रिपक्षीय राजमार्ग के 2 खंडों के निर्माण का कार्य शुरू कर रहा है। ठीक है। भारत म्यांमार में इस त्रिपक्षीय राजमार्ग के 2 खंडों के निर्माण का कार्य शुरू कर रहा है, जिनके नाम है 120.74 किलोमीटर लंबे कालवा यागी सड़क खंड का निर्माण। ठीक है, 120 किलोमीटर। दूसरा आपका है 149.70 किलोमीटर लंबे तमू किगोन कलेवा के सड़क खंड से जुड़े हुए मार्गों तक 69 पुलों का निर्माण कार्य। ठीक है। उपयुक्त दर्शाई गई दोनों परियोजना म्यांमार सरकार को अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। ठीक है। तो ये 69 पुल होंगे गाइस, किसमें, के ये जो सड़क खंड है तेमू तमू किगोन कलेवा, और जो पहला वाला है वो है कालवा यागी सड़क खंड। ठीक है। एक 120 है, एक 149 है। ठीक है। और ये वित्त पोषित किया जा रहा है किसके द्वारा, भारत द्वारा। और कुछ जानकारी इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं मैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस राजमार्ग का निर्माण NHAI, ओके, या NHAI की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है। तो जिसकी मदद करेगी इस निर्माण में, ठीक है, NHAI। और ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पहली है इसकी, NHAI की। ठीक है। NHAI के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। इस परियोजना का उद्देश्य भारत म्यांमार और थाईलैंड के मध्य उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके निर्बाध परिवहन आवागमन प्रदान करना है। ठीक है। तो आपको भी पता है जहाँ सड़कें होंगी फिर वहाँ उद्योग, व्यापार ये तो होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यटन आसान हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही यह परियोजना भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो आपका जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, ये किससे वित्त पोषित किया जा रहा है, ये विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT हाईवे, IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग एक क्षेत्रीय राजमार्ग है जिसे क्षेत्र में संचार को बढ़ावा देने हेतु
भारत की अधिनियम पूर्व नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, यह भारत में मोरेह को म्यांमार के रास्ते के माध्यम से मेसॉट थाईलैंड से जोड़ेगा। ठीक है, भारत में मोरेह को म्यांमार के रास्ते माध्यम से मेसॉट थाईलैंड से जोड़ेगा। तो इससे आवागमन काफ़ी आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी गाइस। तो काफ़ी अच्छा योजना है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस राजमार्ग से आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के शेष भागों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको भी पता है अगर थाईलैंड तक हम पहुंच जाते हैं सड़क मार्ग के द्वारा, तो फिर जो आसियान है, जो भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र है, वहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गाइस, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की। और मैं आपको यहाँ पे NHAI के बारे में बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ये जो आपका ट्राइलेटरल हाईवे है, ये पहला NHAI का परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, तो NHAI के बारे में आपको बता देता हूँ। इसे NHAI अधिनियम 1988 के माध्यम से स्थापित किया गया था। फरवरी 1995 में इससे आधिकारिक रूप से एक स्वायत्त निकाय बनाया गया था। 1995 में यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रधान संस्था है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, इस लाइक जरूर कीजिए साथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका गाइस, आंध्र प्रदेश ने दूसरे सबसे बड़े शिलाकला कोष का अनावरण किया है। ठीक है, तो आंध्रा अनवील्स सेकेंड लार्जेस्ट रॉक आर्ट ट्रोव। ओके, तो आंध्र प्रदेश ने दूसरे सबसे बड़े शिलाकला कोष का अनावरण किया है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। और आप लोग यहाँ पे गाइस एक चीज़ करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से लग रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लगेंगे, उसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि जो इतनी डाटा है उसे कलेक्ट करके आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, या फिर वीडियो को एक दो बार आप लोग देख लो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश ने दूसरे सबसे बड़े शिलाकला कोष का अनावरण किया है। आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शिलाचित्र स्थल की खोज कुर्नूल जिले के मेकाला बेची में की गई, जिसमें लगभग 80 शिलाचित्र हैं। ठीक है, कहाँ पे? कुर्नूल जिले के मेकाला बेची में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये शिलाचित्र अथवा शिला नक्काशियां दक्षिण भारत में नौ पाषाण काल बस्तियों के एक प्रमुख स्थल के रूप में कुर्नूल के महत्व पर अधिक बल देती हैं। ठीक है, ये शिलाचित्र अथवा शिला नक्काशियां दक्षिण भारत में नौपाषाण काल बस्तियों के एक प्रमुख स्थल के रूप में कुर्नूल के महत्व पर अधिक बल देती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिलाचित्र क्या होता है, पहले इससे जुड़ी जानकारियां आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे है कि 200 शिलाचित्रों के साथ कंदानाथी भी कुर्नूल जिले में स्थित है, जबकि मैकाला बेंची के शिलाचित्र नवपाषाण काल से लेकर मेगालिथिक काल तक के हैं। कंदानाथी के शिलाचित्र प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए गाइस। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बता दिया मैंने। और शिलाचित्र क्या होते हैं गाइस? शिलाचित्र छवियां हैं जो काट कर, खोद कर, नक्काशी अथवा खुरच कर चट्टान के भाग को हटाकर बनाई जाती हैं। ये शिलाकला का भी एक रूप है। शिलाचित्र शब्द को शिलालेख शब्द के साथ भ्रमित नहीं कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है,
या एक छवि है जिसे चट्टान की सतह पर बनाया अथवा चित्रित किया जाता है। ठीक है, और शिलालेख एक लेख होता है। ओके, पत्थर का पूरा अलग से, और शिलाचित्र जो होता है ये एक छवि होती है, चट्टान की सतह पर ये बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, एमपीज पैनल प्रपोजेस लीगल स्टेटस फॉर एसएससी। सांसदों की समिति ने एसएससी के लिए वैधानिक दर्जे हेतु प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति पीएससी ने सिफारिश की है कि केंद्र कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र यादव। ओके, एसएससी देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाओं में से एक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इससे अभी तक वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, यह दर्जा क्यों? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और सभी राज्य लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक अथवा कानूनी दर्जा प्राप्त है। केवल एसएससी एकमात्र ऐसा संगठन है जो बहुत बड़े पैमाने पर समान कार्य करता है लेकिन उसे वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मांग की जा रही है कि इसे भी वैधानिक संस्थान घोषित किया जाए जैसे यूपीएससी। ओके, और एसएससी क्या है, कर्मचारी चयन आयोग क्या है, चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। यह भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी का एक संलग्न कार्यालय है जिसमें अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक भी शामिल है। प्रत्येक वर्ष एसएससी गैर राजपत्रित अधिकारियों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती करने हेतु एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करता है, जिसे आप लोग कहते हैं एसएससी सीजीएल, जानते ही होंगे। तो ये कुछ एसएससी के बारे में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं कि जो सांसदों की समिति ने एसएससी के लिए वैधानिक दर्जा प्रस्ताव रखा है उसके अध्यक्ष कौन थे, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, स्वच्छ सुंदर शौचालय। स्वच्छ सुंदर शौचालय एक योजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभियान है एक जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए, तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली 1 महीने लंबे अभियान स्वच्छ सुंदर शौचालय की शुरुआत की है। यह शौचालयों के स्वामित्व और निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने का एक प्रयास है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए करोड़ों शौचालयों को एक नया रूप प्रदान करता है। ठीक है, इस अभियान में एक अनोखी प्रतियोगिता शामिल है जिसके अंतर्गत अपने शौचालयों को पेंट करने और सजाने हेतु परिवारों को जुटाया जा रहा है। यह ग्राम पंचायतों द्वारा जुटाए जाएंगे और जिला प्रशासन द्वारा समन्वित किए जाएंगे। इस अभियान में पूरे देश के ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय शामिल होंगे। व्यक्तिगत परिवारों, ग्राम पंचायतों और जिलों को रंगे गए शौचालयों की संख्या और उनके काम की गुणवत्ता और रचनात्मकता के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत गाइस, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ स्वच्छता कवरेज पहले ही 98% के आंकड़े को पार कर चुका है। ठीक है, तो 98% के आंकड़े को स्वच्छता कवरेज पार कर चुका है। इसके द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं और खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राष्ट्र को अपनाने की दिशा में शौचालयों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण कदम है।
तो गाइज आपको भी पता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 से 2019 तक की अवधि के लिए भारत एक राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया गया था। ये स्वच्छ भारत मिशन, SBM भी कहते हैं इसको। मिशन के दो भाग थे, आप लोगों को पता होगा। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण अथवा रूरल, और जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और स्वच्छ भारत अभियान शहरी, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो यहाँ दो चीजें हैं गाइस, जो ग्रामीण होगा वो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, और जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करना है। स्वच्छ भारत के उद्देश्यों में घर के मुखिया के स्वामित्व वाले और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करना और शौचालय उपयोग की निगरानी हेतु एक जिम्मेदार तंत्र स्थापित करना शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, मासिक धर्म स्वच्छता योजनाएं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत स्टार्ट की गई है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, चलिए स्टार्ट करते हैं। सही जानकारी आपको देता हूँ मैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता की आवश्यकता को संबोधित किया है। सैनिटरी नैपकिन पैक की विकेंद्रीकृत खरीद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसमें मासिक धर्म स्वच्छता योजनाओं में जो गांव में स्थित किशोरियां हैं उनके मासिक धर्म से संबंधित जानकारी उनको देने के लिए ये चीज़ें हैं। इस योजना में क्या क्या शामिल है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मासिक धर्म स्वच्छता के संदर्भ में किशोरियों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उपयोग में सुधार करना है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन की सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना है। मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किशोरियों के साथ मासिक बैठक आयोजित करने हेतु आशा को धन प्रदान करने का प्रावधान भी है। पूरे देश में आशा प्रशिक्षित हैं और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गाइज, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और उनकी हेल्थ से संबंधित चीज़ें जो गांव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण जो कि आपके GS पेपर 2 में काम आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, एक वन लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का गाइस, राज्यसभा ने बच्चों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। राज्यसभा पासेज अ बिल टू स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा 2018 में पारित किए गए विधेयक में विद्यालयों में नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करने की आवश्यकता थी। ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। पहले के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों का अधिकार विधेयक ने विद्यालयों को, छात्रों को उनके कमजोर प्रदर्शन के कारण भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें रोकने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ाई के बीच में छोड़ के जाने की दर को कम करने और वर्ष के अंत में परीक्षाओं पर इसके प्रभाव को कम करना था। इसे पूरे साल छात्रों की प्रगति के निरंतर मूल्यांकन के साथ
बदल दिया गया था। बिल का प्रावधान, तो बिल का प्रावधान क्या है चलिए जानते हैं। राज्यों के पास नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखने या न रखने का निर्णय लेने की शक्ति है। राज्य कक्षा 5 और कक्षा 8 या दोनों के अंत में परीक्षा आयोजित कराने के विकल्प को चुन सकते हैं। जो छात्र परीक्षाओं के पास करने में असमर्थ रहेंगे उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिए जाएंगे और परिणाम की घोषणा के 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। यदि छात्र अभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो राज्य उन्हें पास करने अथवा फेल करने का निर्णय ले सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी रद्द हुआ है नो डिटेंशन पॉलिसी, तो बिल के अंतर्गत ये प्रावधान थे। तो नो डिटेंशन पॉलिसी ये क्या है? ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने तक किसी भी छात्र को स्कूल से फेल अथवा निष्कासित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल या निष्कासित नहीं किया जा सकता है नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत। और कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी। नीति का सार यह है कि बच्चों को कक्षा 8 तक फेल या निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत ये था। बट राज्यसभा ने बच्चों की नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। उसके अंतर्गत क्या क्या था मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है गाइस। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, किस तरीके की कंटेंट आप चाहते हो। जो भी आपके सजेशंस हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करके यहाँ पे बताइए कैसी लगी। कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो आप लोगों का रिएक्शन क्या है। ओके, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं फिर आऊँगा दोबारा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू गाइस।